लिमिटेड सर कोयले के ओवरबर्डन से भी एमसैंड का निर्माण करता है, परंतु ये केवल एक हमने बताने के लिए इस बिंदु को यहाँ पे रखा है सर। बाकी मुख्य रूप से जो क्वार्टजाइट और सैंडस्टोन बेस्ड एमसैंड है वही अधिकतर राज्यों में वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही है सर। नेक्स्ट सर, ये आपके विषय ध्यान में है कि जो 16/11/2017 का माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, जिसकी वजह से एक तरीके से जो बजरी खनन है वो राज्य में बिल्कुल बंद हो गया था, तो उसके बाद कुछ एमसैंड के प्लांट्स आए, परंतु वित्तीय संकट की वजह से वो भी जूझते रहे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये योजना जब लागू हो जाएगी नीति, तो उनको एक तरह का संबल प्राप्त होगा सर। राज्य में यदि अपन देखें सर, जो टोटल बजरी की मांग है वो लगभग 70 मिलियन टन के करीब निर्माण कार्यों में सर बजरी की आवश्यकता होती है। और जो अभी वर्तमान में सर विभाग ने व्यवस्था कर रखी है सर, बीकानेर में पेलियो चैनल्स में 77 खनन पट्टे वो पहले से ही ग्रांटेड है। पेलियो चैनल्स का मतलब है सर, पहले कभी वहां नदी बहती थी और वो अब नदी का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है, परंतु यदि थोड़ा डेप्थ में जाएं और कुछ जगह सरफेस पे भी वो सदियों पुरानी नदियों की जो बजरी वो वहां पे उपलब्ध है। तो वहां अभी नदी नहीं है सर, कोई पेरिनियल रिवर नहीं है, और अधिकांश जगह तो किसी भी प्रकार से नदी बहती हुई नहीं दिखेगी, परंतु पुरानी बजरी है। और बीकानेर ही एक ऐसा क्षेत्र है राजस्थान में जिसमें पूर्व से ही बजरी के पट्टे वहां दिए जाते रहे हैं सर। तो एक वो स्थान है सर। और जो अभी वर्तमान सरकार ने सर आने के बाद एक खातेदारी भूमि में बजरी के खनन पट्टे देने की नीति बनाई थी सर, उसके तहत सर लगभग 194 के करीब खनन पट्टे हैं जो विभाग द्वारा आवंटित किए गए थे सर। इनका जिलेवार विवरण यहाँ पर ये उपलब्ध है सर। इसमें सबसे अधिक नागौर में है, फिर जोधपुर, फिर पाली, बाड़मेर, जालोर, अजमेर, और फिर जो अन्य जिले हैं उसमें 3-4 की संख्या में है सर। ये जो निजी खातेदारी की भूमि में खनन पट्टे देने की योजना थी सर, उससे भी एक प्रकार का जो है सपोर्ट बजरी के जो मार्केट में व्यवसाय में मिला था सर। हालांकि अभी जो सीईसी ने रिपोर्ट दी है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने इस बिंदु के बारे में ये कहा है कि इस पे राज्य सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि निजी खातेदारी भूमि में खनन पट्टों को लेकर के कई बार अवैध खनन भी बजरी का होता है नदी क्षेत्र से ही। परंतु उसमें हमने सर जो अभी जवाब दिया है सर, जैसे माननीय मंत्री महोदय से चर्चा हुई थी उसके बाद, कि ये कोशिश कर रहे हैं कि निजी खातेदारी भूमि में बजरी के खनन पट्टे दिए जाए और उस पर विभाग अधिक से अधिक ऐसा नियंत्रण करे, रेगुलेशन करे कि उसकी आड़ में अवैध खनन नहीं हो सर। एमसैंड के अभी जो वर्तमान में प्लांट है सर, तो उससे एक तो एमसैंड और जो क्रशर चलते हैं सर, जो गिट्टी के, उससे जो क्रशर डस्ट निकलती है उसका निर्माण, जैसे मैंने बताया सर, ऑलरेडी काफी प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं सर। और जो 20 एमसैंड इकाइयां हैं, जो बड़ी इकाइयां हैं, वर्तमान में वो जयपुर में, दौसा में, जोधपुर और भरतपुर जिले में क्रियाशील है सर ये इकाइयां। और जो अभी नीति आज जो औपचारिक रूप से सर लॉन्च करेंगे, उसमें जो पुराने प्लांट हैं उनके लिए भी कुछ सुविधाएं अपन दे रहे हैं। अधिकांश जो सुविधाएं या रियायतें हैं वो नए प्लांट के लिए या पुराने प्लांट के एक्सपेंशन के लिए है, परंतु इनको रॉ मटेरियल देने के लिए पुराने प्लांट्स के लिए भी कुछ प्रावधान रखे हैं सर, जो आगे आएंगे तो मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा सर। और वर्तमान में प्रतिदिन 20,000 टन एमसैंड का निर्माण राज्य में हो रहा है सर। जो सर मुख्य उद्देश्य है सर एमसैंड नीति लाने के सर, तो उसमें जैसा कि पूर्व में भी मैंने निवेदन किया सर कि जो 2017 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था सर, उसकी वजह से जो बजरी की उपलब्धता काफी कम हो गई थी। एक तो उस संकट को खत्म करने के लिए सर, और एक सर मतलब आम रूप से सर ये बात आती रहती है, मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी, कि खनन की वजह से ऐसे काफी जिले हैं सर राज्य में जिसमें ओवरबर्डन इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है सर कि एक तरह के नए पहाड़ के पहाड़ बन गए हैं सर। और अगर सड़क से भी निकलते हैं, इस चीज को लेकर के सर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के भी कई प्रकार के निर्देश हैं, और जो खनन व्यवसायी हैं सर उनको भी काफी समस्या आती है, क्योंकि अब जो नए एनवायरनमेंट के जो प्रोविजंस और कानून आ गए हैं सर, प्रावधान, उसके अंदर ये है कि जो लीज धारक है ये पूर्ण रूप से उसी की जिम्मेवारी है कि जो उसका ओवरबर्डन या वेस्ट मटेरियल है उसका वो इको फ्रेंडली तरीके से उसका निस्तारण करे। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या का सर समाधान होगा अगर ये एमसैंड नीति में अधिक से अधिक प्लांट आगे लग पाते हैं। इसमें सर एक जरूर
समस्या रहेगी सर कि जो ओवरबर्डन है वो कई प्रकार के ओवरबर्डन है सर, क्योंकि अलग अलग मिनरल्स का खनन होता है सर राज्य में। तो ऐसे ओवरबर्डन जिसका एम सैंड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे सैंडस्टोन हो गया सर, या ग्रेनाइट हो गया, या अपने जैसे जो क्वार्टजाइट बेस्ड जितने भी मिनरल हैं, केवल उसी ओवरबर्डन का या वेस्ट मटेरियल का एम सैंड निर्माण में उपयोग लिया जा सकता है, परंतु वो भी सर काफी अधिक मात्रा में, अभी आगे एक स्लाइड में उसका विवरण आएगा सर। और एक जो तीसरा निश्चित रूप से है कि जो नदियों के बारे में जो एनवायरमेंटलिस्ट और एनजीओ जो समय समय पे मुद्दा उठाते रहते हैं और जिसको लेकर के जो लिटिगेशन थी वो मतलब हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि नदियों का जो एक प्राकृतिक स्वरूप है उसको कैसे रखा जाए, मतलब उसे कैसे मतलब इंटैक्ट रखा जाए, उसके बारे में भी ये जो नीति है, यदि एम सैंड का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होता है सर तो उसके लिए भी ये काफी कारगर साबित होगी सर। और खनिज आधारित उद्योग सर एक तरीके का वैल्यू एडिशन है सर, क्योंकि जब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ होगी तो रोजगार भी मिलेगा, नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोग इसको लगाएंगे भी सर। तो सर मोटा मोटा यह है कि नदियां संरक्षित हो सकेगी सर, और जो ओवरबर्डन वेस्ट मटेरियल पड़ा है वो उसका भी उपयोग हो सकेगा सर, और अधिक निवेश होगा तो रोजगार भी उपलब्ध होगा सर राज्य में। नेक्स्ट सर, ये अब वैसे थोड़ा सा डिटेल में है सर, बट जो मुख्य मुख्य बातें होंगी उस पर मैं एक बार थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। जो नई नीति है सर 2020 की सर, एक तो जो सैंड मैन्युफैक्चरिंग है, इसको जो एम सैंड प्लांट्स है सर, इसको इंडस्ट्री का दर्जा इस नीति के माध्यम से दे दिया गया है सर। तो अब उसमें यह है कि सर जितने भी जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, रेप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो कि वित्त विभाग और उद्योग विभाग द्वारा साझा रूप से लागू की जाती है, उसमें जितने भी सर इनको बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स इन सब प्लांट्स को, जो एम सैंड प्लांट है उनको मिल जाएंगे। तो उनकी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो एक बार थोड़ी इंप्रूव हो सकेगी सर, और इससे अधिक हम ये सोच रहे हैं सर कि अधिक निवेश आएगा। जैसा फीडबैक मिलेगा सर उससे, और आगे हम भविष्य में माननीय मंत्री महोदय को और वित्त विभाग को भी अवगत कराएंगे अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता उसमें पड़ेगी सर। और सर इसमें एक ये विशेष बात है कि जो नए प्लांट्स के साथ साथ अगर पुराने प्लांट भी हैं सर, जैसे नवीन और विस्तारित इकाइयां जो इसमें लिखा है, तो यदि कोई एक्सपेंशन करना चाहेगा अपने मौजूदा प्लांट का, तो उसको भी जो उसकी एक्सपेंशन वाला इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके ऊपर भी सर उसे वो तमाम लाभ प्राप्त होंगे सर, जो 2019 की निवेश प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार दे रही है सर। तो उसके अंदर सर ये ब्रीफ में है सर, एक तो 75% तो जीएसटी के हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी सर 7 साल के लिए। दूसरा सर जो अपने एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है सर, ईपीएफ और ईएसआई का जो पेमेंट वो करता है, तो उसका 50% तक का उसको बेनिफिट 7 साल के लिए, जितना उसका एम्प्लॉयमेंट होगा सर, जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, वो लाभ सर राज्य सरकार देगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे सर 100% उसको छूट मिलेगी 7 साल के लिए। फिर उसको सर लैंड टैक्स पे 100% छूट मिलेगी सर 7 साल के लिए, क्योंकि ये भी वार्षिक रूप से लेवी किया जाता है सर। और जो वन टाइम ड्यूटी है सर, स्टाम्प ड्यूटी, जैसे कोई नया प्लांट लाता है या अतिरिक्त भूमि की खरीद करता है सर, तो उस पे भी उसको स्टाम्प ड्यूटी पे पूरी छूट प्राप्त होगी सर। ये जो बिंदु है सर, ये ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में जो इस नीति के नई नीति के माध्यम से एम सैंड प्लांट को सबको अपन ने उपलब्ध करा दिए हैं सर। नेक्स्ट सर, एक यदि निवेश 2 करोड़ से ऊपर का है सर किसी एम सैंड प्लांट में, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्लांट भी लगा सकता है सर, कोई छोटा प्लांट भी लगा सकता है, यदि 2 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करता है सर इकाई में, तो उसको ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं सर। जैसे एसजीएसटी में उसको 25% अधिक निवेश सब्सिडी मिल जाएगी सर। एक बार बैक जो ना, जैसे वहां पे सर उसको 75% मिल रही थी निवेश सब्सिडी यदि 2 करोड़ से कम था, और अगर ऊपर का है तो उसको 25% एक्स्ट्रा मिलेगी, तो उसको 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल गई। नेक्स्ट आना, इसका ये मतलब है सर कि जितना वो काम करेगा और जितना जीएसटी का पैसा वो स्टेट जीएसटी जो जमा कराएगा राज्य सरकार को, तो वो पूरा का पूरा पैसा 7 साल तक जितना अपना इन्वेस्टमेंट का वो पोर्शन निकाल सकता है, वो उसको पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा सर। सपोज अगर किसी ने यूं माने सर 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक इकाई लगाने के लिए, और जितना वो उसमें काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है एम सैंड का, उसमें से अगर 3 करोड़ तक का उसने एसजीएसटी जमा कराया, अगर वो अपनी इतनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो 3 करोड़ का उसको पूरा लाभ 7 साल की अवधि में मिल जाएगा।
तो 7 साल का इसमें इसलिए रखते हैं सर नॉर्मली की जो बोरोइंग वगैरह होती है बैंक से, वो भी मोटा मोटा 7 से 13 साल के बीच की चलती है। तो उधर तो इंटरेस्ट सब्सिडी अपन ने दे दी सर उसको, और इधर उसको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी मिल गई सर। तो एक ये बहुत बड़ी रिलीफ है सर, जिससे इन लोगों को लाभ होगा सर। और दूसरा सर जो टर्म लोन है सर, उस पे भी 5% इंटरेस्ट सब्सिडी उसको 5 साल के लिए एक्स्ट्रा मिल गई, बट उसको कैप कर दिया कि 25 लाख तक रुपए, 25 लाख 1 साल तक, इतनी उसको लिमिट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी की मिल जाएगी जो उसने बोरोइंग की है सर, जो लोन लिया है सर। और तीसरी कैटेगरी है सर कि जो प्लांट और मशीनरी पे उसने एक्सपेंडिचर किया 20% निवेश के बराबर, उसको एक ये तीसरी कैटेगरी की सब्सिडी है सर जो देंगे। ये बड़े प्लांट्स के ऊपर अपन दे रहे हैं। और सर इसमें जैसा मैंने विभाग से भी फीडबैक लिया था कि जो अभी प्लांट्स अपने लगे हुए हैं सर, जो 20 के करीब जैसा पहले बताया, तो उसमें अधिकांश प्लांट 2 करोड़ से निवेश के ऊपर के ही लगेंगे सर, ये लाभ लेने के लिए सर। बाकी जैसा आने वाले 5-6 महीने में जो फीडबैक आएगा सर, हम वापस पुनः निवेदन कर देंगे सर आपको। सर एक अब जो दूसरा बेनिफिट जो देने जा रहे हैं सर, वो ये है कि मेजनरी स्टोन के जो खनन पट्टे आवंटन है सर, उसमें जो भी अब ऑक्शन करेंगे प्लॉट बना करके सर, उसकी कार्य योजना सर जैसा गत बैठक में आपने निर्देश दिए थे, वो हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी और डिलिनेशन हमारे इस तरह से हमने काफी कर लिया है सर। तो उसमें 2 प्लॉट मिनिमम सर उसमें रखे जाएंगे एमसैंड इकाई के लिए, कि वो प्लॉट उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तो अपन ऑक्शन करते हैं सर तो कोई भी लेता है, बट 2 प्लॉट अपन उसलिए रखेंगे कि जो एमसैंड प्लांट लगाएगा उसी को हम वो 2 प्लॉट देंगे सर। सर अब मतलब अभी तो हमने 2 का ही सोचा है सर, नॉर्मली जैसे 30-40 के बनते हैं, बाकी अब एक क्षेत्र है क्या उसको सर 2 की संख्या की जगह अपन परसेंटेज में सेट करते हैं सर। अगर ज्यादा नीलामी हो तो ज्यादा हो जाए, उसमें अभी परसेंटेज का थोड़ी है, नहीं है शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ऑप्शन होगा इसमें 2 प्लॉट। हाँ सर, उसको और एक बार विचार कर लेते हैं, अभी उसमें नहीं है सर, तो उस पर एक बार विचार कर लेते हैं सर। 2 कैटेगरी, एक तो जो ओवरबर्डन उठाएगा सर वो, और एक अपन प्लॉट देंगे, मतलब राज्य सरकार उसको प्लॉट देगी। तो ये वाला है, तो जैसा माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसकी संख्या ये तो प्रतिशत में रखी जाए, जैसे अभी ये है कि जैसे SC/ST कैटेगरी के लिए अपन परसेंटेज टर्म्स में वो डिसाइडेड है सर उसमें, तो उसके अनुरूप, हाँ उसके अनुरूप एक बार देख लेते हैं तो वो अधिक संख्या में। ये सर अभी इसलिए रखा हुआ था इसमें कि अपने को पता नहीं कि रेस्पॉन्स कैसा प्राप्त होगा विभाग को, परंतु इस विषय पे एक बार विचार कर लेते हैं सर, आपसे चर्चा करके अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसको देख लेंगे सर। दूसरा सर, ये एक मेजर विषय है सर, जिसपे भी पहले मैंने थोड़ा सा बताया था सर कि ओवरबर्डन जो इकट्ठा हो रहा है सर, जो डंप्स बने हुए हैं, जो वेस्ट मटेरियल, ऊपर वाला तो बिंदु हो गया कि राज्य सरकार खुद पट्टे देगी सर अलग से। अब ये दूसरा हो गया कि उसके उपयोग के लिए, तो उसमें सर 2 तरह के ओवरबर्डन है। एक तो जो लीज अपन ने ग्रांट की हुई है उसी में ओवरबर्डन डाल रखा है सर लेसी ने, और दूसरा है कि अपने लीज एरिया से बाहर भर रखा है सर उनने। नॉर्मली होता है कि लोग आइडेंटिफाई करके राज्य के भूमि पे डाल देते हैं सर। तो जो लीज क्षेत्र में है सर, तो उसको उठाने के लिए तो वो स्वयं बेच सकेगा सर। तो जैसे जैसे उसका माल लीज क्षेत्र से ओवरबर्डन निकलेगा तो वो रॉयल्टी अपनी तय है सर 28 से 35 रुपए के बीच में सर, वो रॉयल्टी पे करके वो एमसैंड जो मैन्युफैक्चरर है उसके यहाँ चली जाएगी। और जो बाहर है सर उसको अपन ऑक्शन करेंगे सर। जो लीज क्षेत्र से बाहर है तो मतलब वो एक तरीके राजकीय संपत्ति हो गई सर, क्योंकि अगर ये भीलवाड़ा और इस क्षेत्र में जाएंगे तो लीज क्षेत्र के बाहर भी सर ढेर का ढेर लगा हुआ है सर, तो उसको ऑक्शन करेंगे सर, और उसमें कीननेस मनी और उसके कुछ प्रावधान है सर, वो प्राप्त करके वो उनको अपन दे देंगे सर। नेक्स्ट सर, ये कुछ कंडीशंस हैं उसकी एलिजिबिलिटी की, इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूं सर कि जो नेटवर्थ और ये रखी हुई है टर्नओवर कितना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जो बीच में ट्रेडर हो। अपन ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर और इन्वेस्टर है उसी को इन योजनाओं का लाभ मिले जब अपन ऑक्शन भी कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी हैं कि जो वास्तविक निवेश करता है वही उसमें आए सर। और सर हाँ, वो चीजें तो रहेंगी सर बाद में, जैसे कीननेस मनी भी ले रहे हैं सर, इसमें वो कंडीशंस रहेंगी सर। एक वो SOP अपने को निकालनी है सर, मैंने सुबह चर्चा की थी। हाँ सर, सर उसी जो आप फरमा रहे हैं सर, मैंने भी अब ये जो दूसरा बिंदु है सर कि RSMM को प्राथमिकता पे
दी जाएगी बिना ऑक्शन के। तो ये एक मैंने थोड़ा सा सर इस पे भी है कि आरएसएमएम की भी ये संभावना है कि सर वो बहुत सारा क्षेत्र ले ले और लेकर के बैठ जाए, अपन वो भी नहीं चाहते हैं। तो इसकी एक सर हम अलग से एसओपी निकालेंगे कि उनको जैसे जैसे धीरे धीरे दें अपन सर ये ओवरबर्डन एरियाज उनको असाइन करें, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक है तो ही दें। हालांकि आरएसएम क्या करे लेके सर वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेंड प्लांट अगर लगाना चाहिए, जैसे उनका अभी बेनिफिशिएशन का प्लांट है, रॉक फॉस्फेट का बड़ा प्लांट चलता है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं सर। बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है सर, जो कि प्राइवेट लोग नहीं लगा पा रहे हो। हाँ सर, तो ठीक है, वरना तो उसके बाद बहुत काम में करना कोई सर नहीं। हाँ, इसीलिए सर मेरा ये था कि अपन ऐसा नहीं चाहते कि इसकी वजह से एरिया ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल सर, वो तो कोई मान लो जैसे प्लांट आप कह रहे हो पहले है उनके पास, सर ऐसा कोई प्लांट लगा है 10-20-25 करोड़ का मान लो, हाँ सर, वो अलग बात है, भाई चलो सर काम देख लो। हाँ, एक बार उनसे बैठ के इसकी कोई मतलब रूपरेखा बना के फिर ही उनको बीच में लाएंगे सर आरएसएमएम को इसमें। फिर सर एक ये प्रावधान है कि 120 दिवस की अवधि के अंदर जो इनके, क्योंकि कई क्लियरेंसेज हैं, जैसे लैंड कन्वर्जन भी कराना हो सर, या कंसेंट टू ऑपरेट वगैरह पॉल्यूशन से लेनी हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो इसकी एक एसओपी निकलेगी सर अभी डिटेल में। हम मुख्य सचिव महोदय के दस्तखत से हस्ताक्षर से निकलवाएंगे सर, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से। ऐसे 2-3 पॉइंट है अपनी पॉलिसी में जिसमें दूसरे विभागों से भी संबंध है, तो वो हम सीएस महोदय से वो आदेश निकलवा देंगे सर। दूसरा सर एक ओवरबर्डन को लेकर आप जो आगे अपन दे पट्टे वट्टे को माइंस के ये जो अभी दिए हुए हैं सर, और उनका वो ओवरबर्डन पड़ा हुआ है लिस्ट एरिया में, तो कुछ हम लोग उनको पैसेज कर सकते हैं बीते समय में आपको भी काम है। तो सर वो जैसे प्लांट लगेंगे तो उनके पास खुद के पास बायर आएंगे सर, अपन ये मान के चल रहे हैं कि बायर आएंगे तो वो ले जाएगा सर उठा के रॉयल्टी पे करके। अरे वो खुद भी लगा सकते प्लांट, हाँ खुद लगा सकते हैं ना सर, बिल्कुल लगा सकते हैं, खुद में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो वो अपनी वायबिलिटी देख लें। अब ये जो चौथा बिंदु है सर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर कि जो इस नीति के अंदर की जितने जो निर्माण कार्य हैं सर, जो अपनी मेजरली तो जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया सर, जेडीए हो गया, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क काफी ज्यादा होता है, पीएचडी में थोड़ा सा कम होता है सर, तो उसमें 25% ये एमसेंड का उपयोग करेंगे सर, ये अनिवार्य है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड है सर कि वर्क की स्ट्रेंथ में उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती, परंतु जो शुरू का समय निकलेगा 1-8 साल, उसमें ये हो सकता है कि इतनी अपन दे ही नहीं पाए उनको सर। तो उसमें ये प्रोविजन है कि एमई उस केस में एक एनओसी देगा और वो डिपार्टमेंट फिर उसको यूज कर सकेगा सर। तो आपके कोई लेबोरेटरी वगैरह सब टेस्ट हो गए होंगे? हाँ सर, ये सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। कहने यूथ क्या नहीं साहब, रेती से ज्यादा मजबूती आती है साहब, वो तो मैं कह रहा हूँ एमसेंड के निर्माण वो आती है, तो फिर आप ये कहो ना टेक्निकल आज उच्च स्ट्रेंथ इसकी रहेगी, आप ये हाँ। आपके ये कहने के कि ये कमजोर नहीं रहेगी। हाँ, दूसरे तरीके से इसको बताएंगे मैंने सर, क्या ठीक होता है। है गलतफहमी होती है, पता नहीं कितनी कमजोरी क्या है। हाँ, इस अगर आपके लैब में भारत सरकार से सब जगह से ओके है सर, और आप कह रहे हो 5-4 राज्यों में है भी सर चल रहा है, तो फिर हम लोग उसको ट्रस्टेड है तो पब्लिक को तो कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा ना सर, ये बात। बिल्कुल सर। इसके एक अलग से थोड़ा प्लान एक बना लेंगे सर पूरा इसके यूज के बारे में। और सर लास्ट पॉइंट कवर हो गया सर, नेक्स्ट स्लो सर। अब ये थोड़ी सी प्रोसीजरल चीजें हैं सर, तो उसमें मैं पहले बिंदु पे सर लगभग बात हो गई, दूसरे पे भी हो गई सर, तीसरे पे तो रॉयल्टी कैसे पे होगी सर उसके बारे में है सर। तो वो प्रक्रियात्मक चीजें हैं कि उसको दिक्कत नहीं है सर। जैसे अगर बाहर ले जाना है तो वो जो रॉयल्टी अपनी देगा सर, वो कब देगा सर? अगर बाहर से लेकर के आ रहा है प्रोडक्ट पे देगा या जो रॉ मटेरियल है उस पे देगा सर। वो निर्गमन के बारे में ये प्रावधान है सर। अब जो लास्ट बिंदु है सर कि पूर्व में स्थापित एमसेंड इकाइयां, क्रशर इकाइयां भी एमसेंड उत्पादन हेतु परमिट खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी सर। मतलब जैसे जो पहले लगी हुई है सर इकाई, तो वो जो जैसे रिजर्व करेंगे सर पट्टे जब ऑक्शन करेंगे, या ओवरबर्डन को अपन जब ऑक्शन करेंगे सर, तो उसके लिए उनको वो बेनिफिट तो नहीं है पूर्व इकाइयों को रिप्स वाले, परंतु वो सारे बेनिफिट जो रहेंगे सर वो ले सकता है सर जो ओल्ड यूनिट्स लगी हुई हैं सर। पहले वाली। हाँ सर, ये अपन ने इस चीज को बिंदु को नीति में क्लियर कर दिया है सर। उसको एक्सपेंशन करेगा तो मिलेगा। हाँ, एक्सपेंशन करेगा तो वो बेनिफिट उसको रिप्स के सारे मिल जाएंगे सर। ये लास्ट वाले बिंदु में वो इसको स्पष्ट कर दिया है सर। नेक्स्ट। अब सर ये जो वर्तमान में अभी स्थिति है जो ओवरबर्डन
जो एमसेंड के रूप में काम आ सकता है सर। ओवरबर्डन तो बहुत है सर, जैसे अगर इधर जाएंगे रामगंज मंडी वगैरह, आपको ध्यान होगा सर, क्योंकि मैं भी कोटा कलेक्टर रहा हूं, तो वो काम में नहीं आ सकता सर इसमें। वो अभी मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि वो लाइमस्टोन है सर, तो वो एमसेंड में काम भी नहीं आएगा। व्हाइट हाँ सर, परंतु जो क्वार्टजाइट बेस्ड है सर, वो सारा काम में आ जाएगा सर। तो इन सब का अगर ये लाख टन में है सर, अगर अपन टोटल निकालते हैं तो ये लगभग अपने पास 1000 मिलियन टन के करीब है सर ये मटेरियल। 1000 मिलियन टन बैठ जाता है सर। तो इसमें जो सबसे अधिकांश मात्रा है सर, वो एक तो भीलवाड़ा में है सर, फिर बूंदी में है। भीलवाड़ा बूंदी एक ही बेल्ट हो गई सर, बिजोलिया और बूंदी टच करते हुए वो पूरा वही बेल्ट है सर। फिर उदयपुर में काफी क्षेत्र है सर, और चित्तौड़गढ़, सिरोही और अजमेर। तो इन क्षेत्रों के लिए एक बार कोशिश करनी पड़ेगी सर, या तो हम कलेक्टर्स को और एमईस को कहेंगे कि इनको प्रायोरिटी पे एक बार अपन ऑक्शन में इस ओवरबर्डन को निकाल दें, और कोई ऐसे लेसीज हों या इन्वेस्टर्स हों जो इसमें निवेश करते हो सर, या तो एक बार आपके यहाँ बुला लेंगे सर माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पे, तो जिससे कि एक बार ये तत्काल प्रारंभ हो जाए सर। तो सबसे बड़ा हमारा यही होगा सर कि इस ओवरबर्डन को एक बार ऑक्शन में अपन निकालें सर, काफी बड़ी मात्रा में है। और फिर जो कंटिन्यूअसली ओवरबर्डन निकलता है सर, वो तो आता ही रहेगा। ये तो जो ओल्ड स्टॉक है वो पड़ा है सर। नेक्स्ट लो, ये कुछ पिक्चर है सर, जो ओवरबर्डन के डम्प्स भरे पड़े हैं सर, जो किसी काम में नहीं आते। नेक्स्ट लो, तो ये भी ओवरबर्डन सर, ये कंप्लीटली यूजलेस है सर। अगर ये एमसेंड में काम आ जाएगा तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है सर, और अपना मतलब नदियों के संरक्षण के लिए भी ठीक है। ये सब ओवरबर्डन के पिक्चर्स हैं सर। नेक्स्ट, और ये एक सैंपल यूनिट है सर, ये दौसा की है शायद ना, ये दौसा की एक एमसेंड यूनिट है सर। तो वो जो नॉर्मल जो क्रशर है वो नहीं कर सकता सर, उसमें फिर कुछ उसको अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी चेंज करने पड़ेंगे, या तो कोई फिर बिल्कुल कंप्लीटली नई एमसेंड यूनिट टेक्नोलॉजी। हाँ सर, बनती है सर, अपने यहाँ भी 20 के करीब प्लांट है सर, बनते हैं सर। और अच्छी कॉन्क्रीटिंग वगैरह सारी सब बढ़िया होती है सर, कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होता होगा सर, इसमें नॉर्मली 3 करोड़ रुपए का प्लांट लग जाता है सर एक, जो मतलब 1000 टन पर डे, 1000 टन पर डे, 1000 टन प्रति दिवस निकालेगा, तो वो 3 करोड़ रुपए के करीब वो प्लांट लग जाता है सर। तो ये वही जो एमसेंड फाइनली जो प्रोडक्ट निकल रहा है सर। नेक्स्ट, ये भी वो ओवरबर्डन के ही है सर। तो सर इसमें मोटा मोटा यही था सर। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सर, मार्गदर्शन प्रदान करें सर। राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय आदरणीय गहलोत साहब, प्रमुख शासन सचिव खान सम्माननीय अजिताभ जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, अत्यंत हर्ष का विषय कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान एमसेंड नीति 2020 का लोकार्पण किया जा रहा है। इस नीति को तैयार करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल रहा। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में प्रदेश में बजरी खनन की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समाधान का वादा हमने जनता से किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप खान विभाग ने बजरी समस्या के लिए कई कड़े कदम उठाए, समय समय पर विशेष अभियान चलाए, खातेदारी भूमि में पट्टे जारी किए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नदी बजरी के विकल्प के लिए वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में एमसेंड नीति की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों की एमसेंड नीति का अध्ययन कर उससे अधिक प्रभावी नीति तैयार की। इस नीति को तैयार करने में जिन अधिकारियों का योगदान रहा, उनका भी मैं इस मौके पर आभार व्यक्त करता हूं। नीति में ही लचीला रुख अपनाते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुधार का प्रावधान भी इसमें किया गया, ताकि आगे जो जो कमियां इसमें महसूस हों उसके अनुरूप जैसा फीडबैक आए बाजार से, उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पित की जा रही राजस्थान एमसैंड नीति 2020 राज्य ही में बजरी उपलब्धता को दूर करेगी। राज्य में बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक को मद्देनजर एमसैंड खनिज बजरी का एक सस्ता, सुगम, दीर्घकालीन विकल्प होगा। नई एमसैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा रिप्स 2019 के तहत दे परिलाभ मिलने से उद्यमियों को इसका निश्चित लाभ होगा। उद्यमी इसमें आकर्षित भी होंगे और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे, ऐसी संभावना बाजार से फीडबैक आया है। साथ ही उत्पादित एमसैंड को बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस कारण ये नीति उद्यमियों को लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही नवीन एमसैंड इकाइयों की स्थापना होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और साथ ही ओवरबर्डन का उपयोग भी किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण भी संरक्षित होगा। मुझे आशय नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित होने जा रही राजस्थान एमसैंड नीति 2021 अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल सिद्ध होगी और आम जनता को बजरी की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को समाप्त हो सकेगी। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय खान मंत्री महोदय से एमसैंड नीति के लोकार्पण हेतु निवेदन करता हूँ। आइए सभी आइए। इम्पोर्टेंट नीति है। हाँ, ये बिल्कुल सर, काफी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय खाद्य व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई साहब, अमिताभ शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुंज बिहारी पंड्या जी, डायरेक्टर, ओम प्रकाश कशरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर पेट्रोलियम, श्रीमती नीतू गौरपाल जी, हर्ष सावंत सुखा जी, अतिरिक्त निदेशक, NH सक्तावा जी, आरती डोगरा जी और तमाम उपस्थित अधिकारियों। अभी जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया और मंत्री जी ने विचार व्यक्त किए, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप एक बहुत बड़ा संदेश है। लंबे अरसे से राजस्थान एमसैंड नीति के बारे में विचार विमर्श चल रहा था। आखिर में आज का शुभ दिन आया कि आज हम लोग इसका लोकार्पण कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन बताया गया, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप में
किस रूप में हम उसको लागू कर सकें, अब सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हो सकती नीति भी और ये पूरी प्रक्रिया भी। और इसका अनुभव राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं समझता देश के अंदर। जिस रूप में बजरी को लेके जो विवाद पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में लंबा समय बीता, उसके कारण से मैं समझता हूं कि इलीगल माइनिंग जिस प्रकार बजरी की हुई है वो एक अपना बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। और मैंने भी कहा जब 2 वर्ष पूरे हुए थे सरकार के, तब भी, क्योंकि 2 साल में हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो ये हुई है कि अवैध रूप से बजरी बड़े रूप में निकाली जाती रही और सब तरह के प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि जब जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी और फैसले आने के बाद में कितना जल्दी शीघ्र लीगली खनन होने लग गया है, इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार भी है। परंतु ये जो एमसेंड नीति एक प्रकार से एक नवाचार कह दीजिए, कुछ राज्यों में है, परंतु अगर देखा जाए तो जो नीति आपने बनाई है, मैं साधुवाद देता हूँ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को, मंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम किया गया है, उसके कारण से बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और जहाँ पर ओवरबर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसे छुटकारा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। नए लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारी निर्माण में भी जब इसका उपयोग शुरू होगा और लोगों का हौसला बढ़ेगा और ये बजरी की तुलना में और ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली एमसेंड के रूप में जब लोगों के सामने आएगी तो रुझान बढ़ेगा लोगों का, ये मेरा मानना है। जो प्रोत्साहन दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो काफी स्वागत योग्य है। प्रोत्साहन के प्रचार प्रसार ढंग से हो, युवाओं को गाइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई नीति बनती है, कोई फैसले होते हैं, परंतु जब कोई इन्वेस्टर आगे आता है तो उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह अगर उसको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, जो माहौल बना हुआ होता है ऐसा, तो वो व्यक्ति, वो नौजवान आने की हिम्मत ही नहीं करता है, और हिम्मत करता है तो वो अगर इतनी तकलीफ आता है तो फिर आगे दूसरे लोग आने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए जरूरी इस बात की भी जरूरत है कि हम एक फोल्डर ये निकाला आपने, इसमें दिया होगा, वरना मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक ऐसा फोल्डर निकालें जो उनको गाइड कर सके। इसी में होगा मेरे ख्याल से, और नहीं तो एक फोल्डर निकाले छोटा सा, तो उसको गाइड करें कि जैसे हम लोगों ने छूट दी है फूड प्रोसेसिंग के अंदर कि जो 10 हेक्टेयर तक की जमीन है खेतों में, तो बिना कोई सरकारी व्यवधान के या सरकार के पास कोई लैंड कन्वर्जन या कोई आवश्यकता नहीं है और आप फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इनको कुछ गाइडेंस देंगे कि आप क्योंकि जमीन अलॉट करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, अब उसके लिए चक्का गाड़ते रहो जिला प्रशासन में, फिर किसी तरह की डिफिकल्टी आती है, अपन जानते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, तो हौसला टूट जाता है। उसको गाइड करें हम लोग के कहाँ, तो मशीनरी कैसे इसकी प्रायोरिटी मिलेगी, किस प्रकार चीफ सेक्रेटरी थ्रू सर्कुलर जाए कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, एसडीओ को, ये एमसेंड नीति नई आई है, लिस्ट के अंतर्गत ये छूट मिली हुई है, और जब सब कुछ छूट दे दी हमने और खाली वो साइट सिलेक्शन के लिए उसको अगर जगह नहीं मिलती है, सब लोग तो खरीद करके
आउटराइट सेल से खरीद नहीं पाएंगे, तो कैसे गवर्नमेंट को अलॉट करे, उसको उसमें प्रायोरिटी मिले। एम सैंड का यूनिट लगाने के लिए जमीन के अलॉटमेंट की प्रायोरिटी ये भी आपको तय करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक व्यक्ति जो है हिम्मत करेगा। और एक बार जब अगर लाइन लग गई तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़े रूप में इस काम को आगे कर सकते हैं। नदियां वैसे भी कम है और निर्भरता भी कम होने आवश्यक है पर्यावरण की दृष्टि से, और 70 मिलियन टन की जो आवश्यकता है तो वो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि वैल्यू एडिशन भी होगा और जो जो ढेर लगे हुए हैं वो भी वास्तव में कई बार चर्चा विषय बनते हैं, उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं समझता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट का भी और इसको जो वो दर्जा दिया गया है उसमें अपना आप में उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तब तो जो इस बात की प्रचार करें, नौजवानों को बैंक से लोन, जमीन अलॉटमेंट, मशीनरी उपलब्धता, अगर ये सब काम भी डिपार्टमेंट की टीम को ही करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस काम को कर पाएंगे और बहुत बड़ा काम होगा। ये मैंने कहा इसलिए गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, निर्माण के कार्यों के अंदर भी लोगों सुविधाएं मिल सकती है। और उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत आवश्यक है कि आपने नीति बनाई और ये कैबिनेट में पास हो गई थी, पर आज ये तमाम प्रक्रिया पूरी करके और नीति रिलीज हुई है। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं बधाई देता हूँ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को, मंत्री जी को, और उम्मीद करता हूँ कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपना धन्यवाद उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खान एवं पेट्रोलियम मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम, SS2 CM आरती डोगरा जी एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, बड़े ही हर्ष का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज राजस्थान एमसैंड नीति का लोकार्पण हुआ। एमसैंड नीति आने से प्रदेश के आमजन को निर्माण कार्यों हेतु बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध होगा। नदियों से बजरी आपूर्ति पर निर्भरता में कमी आएगी एवं विभिन्न खनन क्षेत्रों में एकत्रित ओवरबर्डन का उपयोग होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं प्रदेश में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। एमसैंड नीति लोकार्पण के इस पुनीत अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खान विभाग की तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। इसको आपको बजरी और एमसैंड में जो कंपेरिजन को हमें जनता को बताना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में ये भी एग्जाम्पल है उसका। ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसका पब्लिक में जल्दी एक्सेप्टेंस रहती है। दिल्ली मेट्रो में अगर हुआ है तो एक वो अपना उपलब्धि और आपको आगे बात पहुंचाना आसानी हो जाएगी। दूसरा, आपको ये इसके जो खासियतें हैं, बजरी से ज्यादा जो क्षमता बजरी से ज्यादा होती है इसकी, बजरी से कठोर होता है ये एमसैंड। बजरी नदी के बहाव में आए पत्थरों में बनती है। मतलब ये मैंने 2 कुछ पॉइंट लिखे थे कि ये गोल दाने होते हैं इसके आपके जो बजरी के, और ये जो है इसमें जो गैप रह जाता है। एमसैंड की आकृति कौनी होती है तो आपस में कौन जुड़ते हैं तो ज्यादा मजबूती आती है। एक पॉइंट मेरे लिखा हुआ था कि जो चिनाई करते हैं चिनाई, उसमें बजरी से ज्यादा अच्छी इसमें होती है, क्योंकि बजरी के दाने तो छोटे बड़े सब तरह के होते हैं, मिक्स होते हैं। और ये एमसैंड में जो है समान मशीन से बनता है तो समान तरह होता है, चिनाई भी अच्छी ढंग से हो सकती है। और तीसरा जो है, बजरी में तो मिट्टी भी मिल जाती है और चीजें मिली होती है, ये बिल्कुल प्योर हो जाती है। तो इस प्रकार सब तरह से ये पर डिपेंड करता है। हम इसको एक बार
जैसे हमारे विंड एनर्जी का अपने शुरू किया प्रोजेक्ट 2 मेगावाट से किया, आज वहां 4,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उस वाली बात है। अब आप तो डिपार्टमेंट में रहे हैं, सोलर के अंदर भी हुआ, लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, इसमें लाइन लगे लोगों की, तो रोजगार का रोजगार, पर्यावरण का पर्यावरण, और युवाओं को अवसर मिलेगा, क्योंकि आप सबको सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी नीति है और कारगर साबित होगी। ये मशीन कहाँ बनती होगी इसकी? हो जाती है सर हो जाती असेंबली। है। हाँ पर लोगों ने मालूम, उनको सब बताना पड़ेगा। सर, इसका एक ऐसा करेंगे जैसे आप निर्देश दे रहे हैं सर, एक थोड़ा सा इसका छोटा, विज्ञापन दे सकते हैं। हाँ, एक अलग इन्वेस्टर्स मीट भी मंत्री महोदय के यहाँ एक करवाते हैं सर, थोड़ा कहता जो क्रेशर से इस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्रेशर से इस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं और निर्माण की एजेंसियों से जो जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, निर्माण कार्यों से जुड़ी हुई, उन सबकी एक अलग से मीटिंग कर लेंगे साहब, और एक छोटा फोल्डर आपकी भावना जो आपने निर्देश दिए उन सबको समावेश करके उसको अधिक से अधिक राइट, प्रचार प्रसार नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।